गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम हीट ट्रीटमेंट का टॉपिक। हीट ट्रीटमेंट में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट में हम कास्ट आयरन, स्टील, इस तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं और उनका जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल स्ट्रक्चर की, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसका मशीनिंग के अंदर अच्छा यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है, उसका हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में क्या चीजें आ जाती हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो आपकी टेंसाइल प्रॉपर्टी हो, शेयरिंग प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम किन किन का स्टडी करेंगे, हम मेटल्स का बेसिकली स्टडी करते हैं मेनली। तो मेटल्स में दो चीजें आती हैं हमारी, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। तो जो फेरस मेटल है वो आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कवर करता है आपका स्टील एंड कास्ट आयरन। ठीक है जी। तो यही हमारा मेन है टॉपिक जिसको हमने आज कवर करना है हीट ट्रीटमेंट के अंदर, फेरस मेटल्स को। तो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो हमने स्टील और कास्ट आयरन के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ दिए थे। तो आज उसी के कंटिन्यूशन में हम इनका हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। तो स्टील का हमने देखा था कि स्टील कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने। प्लेन कार्बन स्टील, और प्लेन कार्बन स्टील को हमने आगे तीन कैटेगरीज में पढ़ा था, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड इन द लास्ट हाई कार्बन स्टील। तो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, that is low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel। ऐसे ही हमने कास्ट आयरन को भी स्टडी किया था। कास्ट आयरन की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था बेसिकली जो टाइप्स थे, 3 to 4 टाइप्स थे। उसमें मेन है ग्रे आयरन, व्हाइट आयरन एंड मेरिएबल डक्टाइल आयरन। ये कुछ मेन टाइप्स हैं जो हमने कास्ट आयरन में स्टडी की हैं। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा भी टाइप्स हैं हमारे पास स्टील के, जिसको हम लो लो आयरन स्टील, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील के नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं स्टील की कैटेगरी के अंडर। तो ये सारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो आज हमने देखना है कि स्टील के अंदर कैसे हम हीट ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। तो पहले हमें स्टील का पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज का। तो स्टील इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन एंड आयरन। ये हमने पहले पढ़ा है। हम कार्बन को ऐड करते हैं आयरन के अंदर लिमिटेड अमाउंट के अंदर, और कितना परसेंट ऐड करते हैं, डेट इज मैक्सिमम ऑफ 2.11% कार्बन टू अचीव गुड क्वालिटी स्टील। बट इन प्रैक्टिकल जब हम बनाने जाते हैं स्टील को, तो ये जो 2.11% कार्बन है, ये 2.11 ना होके 0.8% तक ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके ऊपर बहुत ही रेयर केस में ये स्टील बनाया जाता है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल एप्लीकेशन हो तभी। तो जो इसी बेस पे जो 0.8% तक की कैटेगरी है, उसी बेस पे हम इसको तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी लो कार्बन स्टील, जिसमें आपकी परसेंटेज होती है आपकी अप टू 0.2% कार्बन। अप टू मतलब 0 से लेके 0.2% कार्बन। और जो 0.2 से 4% कार्बन की कैटेगरी आ जाती है उससे नेक्स्ट वाली, उसको हम मीडियम कार्बन स्टील की कैटेगरी में डाल देते हैं। और इसी तरह जो लास्ट स्टेज है आपकी 0.8% कार्बन तक, कहाँ से 0.4 से लेके 0.8 तक जो आपकी परसेंटेज आती है, उसको हम हाई कार्बन स्टील की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा स्टील के बारे में। तो ऐसे ही हम कास्ट आयरन को भी एक बार देख लेते हैं। कास्ट आयरन का क्या स्ट्रक्चर होता है। Iron carbon alloys with more than 2.11% wide variety properties contains iron, carbon, silicon, manganese, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कास्ट आयरन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ग्रेफाइट फॉर्म में होता है जो आपका कार्बन होता है इसके अंदर, और सीमेंटाइट फॉर्म बाय फास्ट कूलिंग। और इसके अंदर एक प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट बनता है हमारा सीमेंटाइट। वो बनता है जब हम फास्ट कूलिंग से कास्ट आयरन को कूल करते हैं, तो हमारा सीमेंटाइट बीच में बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। अब इसमें हमने अलग अलग पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर स्ट्रक्चर पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो उसमें हमने 2-3 कैटेगरीज जो इंपॉर्टेंट थी वो देखी थी। तो उसी में ही जो सबसे पहली आपकी बीसीसी यूनिट सेल कौन से होते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, कोई बता सकता है बीसीसी की, किसी ने पढ़ा हो ध्यान से।
बीसीसी के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है कितने % होती है? बच्चा कोई बताएगा क्लास में? नहीं पता किसी को? तो इसकी जो परसेंटेज होती है बेटा, ध्यान से एक बार आप देखा कीजिए, जो लेक्चर होते हैं पहले 68% मैंने आपको बताई हुई है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 68% होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? वो होता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कंटेनिंग दीज एटम्स। ये रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स to the total volume of the unit cell containing these atoms. इसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड इट इज आल्सो नोन एज पैकिंग डेंसिटी और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, अलग अलग नाम है। तो इस तरह का आपका शेप बनता है कैलकुलेशन के लिए, जिसको हम यूज करके आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया हुआ है कैसे 68% आता है। सर हाँ जी, एक बच्चा नेटवर्क की वजह से वो निकल गया ग्रुप से, दोबारा ऐड कर लो सर उसे, कोई कह बात रहा नहीं है। बेटा, एक बच्चे के लिए अब हम क्लास को आपने डिस्टर्ब मैसेज नहीं, भी कर रखा एक उसने। बच्चे के लिए हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको बोलिए कि हम नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर ओके सर। रिकॉर्ड हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब इसमें एफसीसी यूनिट सेल है जो दूसरा टाइप है इसका मेनली। बॉडी सेंटर्ड के बाद एफसीसी है आपका। एफसीसी में क्या आता है आपका? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर किसी को कोई आइडिया हो कितने % था हमारा पैकिंग फ्रैक्शन? कोई बताएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एनी आइडिया? नहीं पता बेटा। लेक्चर्स को सीरियस लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। जो पहले मैंने आपको साथ पूरा 2 चैप्टर शेयर कर चुका हूँ, और जब भी मैं आपसे आउटकम देता हूँ तो उसका मुझे कोई भी फीडबैक सही ढंग से नहीं मिलता। तो इसमें आप सीरियस हो जाइए स्टडी को लेके। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 74%, 74% है, ठीक है। इसको भी हमने बाय प्रूफ किया हुआ है इसको 74% कैसे है, और ये डायग्राम हमने इसका स्टडी करना है फेस यूनिट, फेस एफसीसी का यूनिट सेल का। इसके अंदर अब हम जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रीटमेंट। क्या होता है हीट ट्रीटमेंट? तो सबसे पहले हमने पढ़ना है मेटल्स एंड अलॉयज के लिए। तो मेटल्स एंड अलॉयज की क्या प्रॉपर्टी होती है? मे नॉट पोजेस आर द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मेटल्स के हों या वो अलॉयज के हों, जो ही नहीं है कि उसमें सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हों जो भी हम चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसमें या तो अलॉय ऐड करते हैं बाहर से, मेटल्स में अलॉयज के अंदर, या तो हम बाहर से अलॉय ऐड करके अलॉइंग का प्रोसेस करते हैं, या फिर उनका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये 2 मेथड है हमारे पास जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए। तो जो आज का टॉपिक है वो है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स आर मॉडिफाइड। जो मटेरियल्स के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं बारीक, उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे आपका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो भी मॉडिफाई हो जाती है। द रिजल्टिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। इसका क्या बेनिफिट होता है हीट ट्रीटमेंट का? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, स्ट्रेंथ हो, डक्टिलिटी हो, टफनेस हो, हार्डनेस हो, इनमें इंप्रूवमेंट आ जाती है मटेरियल की, और वो ज्यादा टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर सकते हैं आपका मटेरियल। अब पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या है, क्यों करते हैं हम? इट इज यूज टू इंक्रीज सर्विस लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सर्विस लाइफ बढ़ जाए, इसलिए हम उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसकी सरफेस का, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हार्डनेस बढ़ जाए, और प्रिपेयर द मटेरियल फॉर इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरेबिलिटी। और जो आपका मटेरियल है वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए तैयार हो जाए, इसलिए हम हीट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। और देखते हैं इसमें जो मेन पॉइंट है, द की टू इंप्रूव द मटेरियल प्रॉपर्टी इज टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर एट एटॉमिक लेवल, दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू। क्या क्या है जो मेन एम है आपका एटॉमिक हीट ट्रीटमेंट का? वो क्या है? इसके जो स्ट्रक्चर है मटेरियल का, वो हमने एटॉमिक लेवल पे ही इंप्रूव करना है जाके, बेसिक लेवल से। क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे छोटी इकाई होती है मेटल की, वो होती है आपकी एटम्स। तो हमने एटॉमिक लेवल पर जाके वहीं पे ही इसका मॉडिफिकेशन करना है सरफेस का। तो उसके लिए हमने या तो अलोइंग को प्रेफर करना है, या फिर कंट्रोल्ड हीट एंड कूलिंग, बेसिकली हीट ट्रीटमेंट। ये 2 प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है जी।
तो इसमें हमने ये देखना है कि हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम। हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन नोट कर दीजिए यहाँ से। हीट ट्रीटमेंट इज द कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स टू अल्टर देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है हीट ट्रीटमेंट? ये एक तरह का कंट्रोल्ड मैनर में हीटिंग होता है या कूलिंग होता है मेटल का। किस लिए? ताकि जो उनका फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम इंप्रूव कर सकें विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट शेप। बट हमने इस चीज का ध्यान देना है कि हीटिंग और कूलिंग करते हुए जो प्रोडक्ट की शेप है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हीट ट्रीटमेंट में और क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हीट ट्रीटमेंट हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द हार्डनेस ऑफ ए मेटल द इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली चेंज ड्यूरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग। जब हम इस हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस में चेंज लाने के लिए करते हैं। द इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली चेंज, और इसके प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, बाय हीटिंग और कूलिंग हीट ट्रीटमेंट के अंदर। तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं? जो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बेसिक स्टेप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट आर, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हीट करना है उसको, मेटल को जिस सरफेस के ऊपर हमने हीट ट्रीटमेंट करना है। देन हीट करने के बाद हमने उसको सोक करना है। सोक का मतलब उसकी हीट को धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश करनी है, और रिमूव करते करते उसको कूल करना है, और देन हमने उसको कूलिंग के प्रोसेस करना है। कूलिंग किसी भी ढंग से हो सकती है, बाय एयर भी हो सकती है, और बाय द यूज ऑफ वाटर और एनी अदर मीन्स। तो ये आपका प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का। अब इसको डिटेल में देखते हैं इसी प्रोसेस को। जो हमने 3 स्टेप पढ़े हैं इसके, हीट, सोकिंग, कूलिंग, ठीक है। हीटिंग में क्या करते हैं, हीट में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताकि जो उसकी सरफेस होती है उस सरफेस में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी उनकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो उसके लिए हम उसको टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं बाय द यूज ऑफ वेरियस फर्नेसेस। तो उसके लिए हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। देन सोकिंग। सोकिंग का मतलब है टाइम ऑफ सोकिंग आपका। सोकिंग का मीन्स है कि जो हमने अब हीट ज्यादा बढ़ाई है, एक्स्ट्रा हीट ऐड की है, उसको हमने अब धीरे धीरे सोक करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप, और वो डिपेंड करता है सोकिंग आपका टाइम ऑफ सोकिंग के ऊपर, कि कितनी जल्दी हम सोकिंग कर रहे हैं या कितनी देर में सोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड होती है आपकी सोक करने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोसेस। और इन द लास्ट कूलिंग। कूलिंग में भी आपके अलग अलग प्रोसेसेस हो जाते हैं, रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं मेनली, कि अगर हम फास्ट कूलिंग कर रहे हैं या स्लो कूलिंग कर रहे हैं या फिर मीडियम कूलिंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम अलग अलग हीट ट्रीटमेंट को क्लासिफाई कर देते हैं। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अब वो पैरामीटर्स ये मिलके आपका क्या बनाते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बनाते हैं। डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ मटेरियल्स एंड इनिशियल फेसेस ऑफ मटेरियल्स, ये हमें हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के, जब हम दौरान इसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं हीट ट्रीटमेंट को, तो हमें डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स एंड इनिशियल फेसेस ऑफ मटेरियल्स अचीव होते हैं, जो हम उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की कंपोजिशंस की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं रिसर्च में। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट? सबसे पहला जो मेन पर्पस है, सॉफ्टन द मेटल प्रायर टू शेपिंग। जब हम किसी मेटल को शेप में डालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट करने के लिए हम उसका हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। देन relieving the effects of stain hardening stresses that occurs during cold forming, casting और machining। हम वेरियस प्रोसेसेस लगाते हैं अपने मेटल के ऊपर। तो वो प्रोसेसेस कौन से हैं आपके, फॉर्मिंग प्रोसेसेस होते हैं, कास्टिंग प्रोसेसेस होते हैं, मशीनिंग होते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोसेस जब हम लगा रहे होते हैं तो कई बार एक्सेसिव स्टेन्स और स्ट्रेसेस आपकी बीच में आपकी सोक्ड हो जाती हैं सरफेस के अंदर। उन एक्स्ट्रा स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका मटेरियल है वो आपका स्ट्रेस फ्री हो जाए, स्ट्रेन फ्री हो जाए, और वो आपका नॉर्मली बिहेव करे जब हम उसका मशीनिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं।
achieve the final strength and hardness required in the finished products as one of the end manufacturing process. इसका मतलब है कि जो फाइनल स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमें रिक्वायर्ड है किसी प्रोसेस में लाने के लिए ये प्रोडक्ट को, उसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट को यूज करते हैं. इम्प्रूव द ग्रेन साइज. ग्रेन साइज का मतलब जो ग्रेन की क्वालिटी होती है, ग्रेन का मतलब जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके मटेरियल के, जिसको मिला के आपका पूरा एटम बना होता है, तो वो ग्रेन साइज मॉलिक्यूल्स बना होता है, तो वो ग्रेन साइज को हमने इम्प्रूव करना है, वो हम हीट ट्रीटमेंट की हेल्प से करते हैं. और फिफ्थ पॉइंट है आपका इम्प्रूव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एटसेट्रा. इन सबके लिए भी आपका हीट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोरोजन ऐसी चीज है जो आपके मेटल को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस हमें क्रिएट करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट को यूज करना पड़ता है. और इन द लास्ट मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. मशीनेबिलिटी का मतलब जब हम मशीनिंग करते हैं किसी मटेरियल की, तो वो आपका प्रोडक्ट जल्दी डैमेज ना हो, तो उसके लिए हम उसकी मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट को यूज करते हैं. तो ये तो हो गया हम क्यों हीट ट्रीटमेंट को स्टडी करते हैं. अब देखते हैं कि कितनी टाइप का बेसिकली हीट ट्रीटमेंट होता है. तो उसके लिए हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट में दो तरह का बेसिकली ट्रीटमेंट आता है. सबसे पहले आता है आपका बॉडी हीट ट्रीटमेंट एंड देन सरफेस हीट ट्रीटमेंट. ठीक है जी. जो मेन दो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं आपकी, बॉडी हीट ट्रीटमेंट और सरफेस हीट ट्रीटमेंट. फर्दर दे आर क्लासिफाइड इन द वेरियस प्रोसेसेस. वेरियस प्रोसेसेस कौन से हैं? फर्स्ट एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, स्फेरोडाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, and sixth one is surface hardening. These all are the heat treatment processes which we have to study in detail in this chapter, heat treatment processes. ठीक है. तो अब लास्ट में हम एक टेबल देखते हैं जो हम हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में यूज करते हैं बेसिकली. तो ये टेबल में क्या है कि जितने भी आपके स्टील के अंदर प्रोसेसेस यूज होते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, चाहे वो हार्डनिंग प्रोसेस में हो, चाहे वो सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हो, या फिर वो कंडीशनिंग प्रोसेस में हो. कंडीशनिंग क्या होती है? जब एक्सेस स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग. ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी पीछे. तो उस प्रोसेस को हम कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं. तो हमने इनको डिटेल में देखना है कि हार्डनिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं आपके, सॉफ्टनिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं और कंडीशनिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं. तो पहले हम हार्डनिंग को स्टडी कर देते हैं. हार्डनिंग आगे दो तरह की होती है. पहले तो डायरेक्ट हार्डनिंग और फिर होती है डिफ्यूजन हार्डनिंग. डायरेक्ट हार्डनिंग में जो प्रोसेसेस होते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टेनाइज एंड क्वेंच. ऑस्टेनाइज एंड क्वेंच. और ये कैसे होता है आपका? इम्प्लीमेंट सिलेक्टिव ऑस्टेनाइज एंड क्वेंच. इसका प्रोसेस होता है, पहले हमें इसमें फ्लेम चाहिए होती है, इंडक्शन, लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम. ये जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में हमें चाहिए होती है डायरेक्ट हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर. जो दूसरा प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ट्रीटमेंट है आपका. डिफ्यूजन ट्रीटमेंट में क्या होता है? कार्बोराइज. हमने क्या करना होता है? कार्बन को ऐड करना होता है, कार्बोराइज डिफ्यूज कार्बन. तो इसके लिए हमें कार्बन को डिफ्यूज करके ऐड करना होता है. देन उसमें नाइट्राइडिंग का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन ट्रीटमेंट के अंदर. तो उसमें हमने नाइट्रोजन को डिफ्यूज करना होता है. ठीक है जी. डिफ्यूज का मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमने उसको मूव करके बैलेंस करना होता है और हार्डनिंग, प्रॉपरली हार्डनिंग को अचीव करना होता है. थर्ड है आपका डिफ्यूजन में बोरोनिस बोरोनिस ट्रीटमेंट. बोरोनिस के अंदर हमें जो डिफ्यूजन होती है वो बोरोन की डिफ्यूजन करनी होती है. बोरोन को हमने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इक्वली डिवाइड करना होता है. तो ये आपका डिफ्यूजन ट्रीटमेंट ऑफ बोरोन कहलाता है. देन स्पेशल स्पेसीज आ जाती हैं आपकी, वेनेडियम, सिलिकॉन. तो ये सारे भी आपके हीट ट्रीटमेंट होते हैं जो कि डिफ्यूजन की कैटेगरी में आते हैं. और इन द लास्ट कार्बोनाइट्राइडिंग, जिसमें हम कार्बन और नाइट्रोजन का कंबाइनली मिक्सचर यूज करते हैं हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर. ये तो हो गया आपका हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट. अब देखते हैं सेकंड आपका सॉफ्टनिंग वाला. सॉफ्टनिंग क्या है आपका? सॉफ्टनिंग करने के लिए हमें पहले उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है. रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे. अभी मैं आपको एक बार ओवरव्यू इसका दे देता हूँ. रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसा होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन में हम मेटल को हीट अप करते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर तक, जहां तक आपका मटेरियल की शेप आपकी चेंज नहीं होती है. ठीक है जी.
जैसे उसकी शेप चेंज होने लगती है, हम वहीं पे अपने मटेरियल को हीट करना बंद कर देते हैं और उसको वापस कूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। और रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर ये वेरियस प्रोसेसेस होते हैं जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? एनीजिंग, टेम्परिंग, हीटिंग फॉर हॉट वर्किंग। ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो आपके रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर आते हैं, जो कि यूज होते हैं सॉफ्टनिंग को परफॉर्म करने के लिए। अब एनीलिंग का प्रोसेस, टेम्परिंग का प्रोसेस और हीटिंग का, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब लास्ट है आपका कंडीशनिंग प्रोसेस। कंडीशनिंग में कौन कौन से आपके प्रोसेसेस आते हैं? एक तो स्ट्रेस रिलीविंग कवर करते हैं हम इसके अंदर। स्प्रिंग एजिंग, स्प्रिंग एजिंग का मतलब बहुत ज्यादा आपका पुराना हो जाता है आपका मटेरियल, तो उसके लिए हम उसके दोबारा से ट्रीटमेंट करते हैं। स्टीम ट्रीटिंग, स्टीम ट्रीटिंग का मतलब आपका जो स्टीम होती है भाप की, उसके साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं पुराने मटेरियल का आपका। क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट, क्रायोजेनिक का ट्रीटमेंट का मतलब है बहुत लो टेम्परेचर पे हम आपका मेटल का ट्रीटमेंट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चों ये था आज का जो हमारा टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट का। इसमें हमने वेरियस क्लासिफिकेशन प्रोसेस पढ़े हैं, कितने टाइप के हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं और उनका क्या क्या यूज है। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे फर्दर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।